कल अपन ने विरोधी अंशधारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। विरोधी अंशधारी कौन होते हैं, उनके दावों का सेटलमेंट कैसे होता है, उस संबंध में जो ट्रांसफर कंपनी है उसके यहाँ लेखांकन कैसे होता है। आज अपन उसका एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड के व्यापार का अधिग्रहण 30 जून 19 को किया। उस दिन एस लिमिटेड का चिट्ठा निम्नलिखित था। इसमें शेयर कैपिटल है 12,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच 6 लाख, रिजर्व है 1,20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 65,000, क्रेडिटर्स हैं 75,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है 1,80,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख, फर्नीचर है 25,000, स्टॉक है 2,50,000, डेटर्स 290 है, उनमें से प्रोविजन लेस कर लिया 10,000 तो 280 आ गए। कैश एट बैंक है 25,000। आगे लिखा है हस्तांतरी कंपनी ने हस्तांतरक कंपनी के 10,000 रुपये की समापन की लागत की प्रावधान राशि और यदि कोई विरोधी अंशधारी हो तो उसके अतिरिक्त समस्त दायित्व एवं संपत्तियां ले ली। और आगे लिखा है क्रय प्रतिफल के भुगतान के रूप में आर लिमिटेड ने अपना एक 100 रुपये वाला अंश 90 रुपये चुकता पेड अप 90 एस लिमिटेड के 2 अंशों के बदले आवंटित करेगी। समापन की लागत 3,000 रुपये लगी। 100 अंशों के विरोधी अंशधारियों को 70 रुपये प्रति अंश से भुगतान कर दिया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए और खाते बनाए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों अपना काम होगा परचेज कंसिडरेशन ज्ञात करना, क्यों उसके बिना कोई अकाउंटिंग होगी ही नहीं किसी की भी, क्योंकि बीच में ही काम अटक जाएगा, वो नहीं होगा तो अकाउंटिंग करते वक्त। तो कैलकुलेशन ऑफ कीजिए परचेज कंसिडरेशन। तो आपको कहा गया है कि 2 अंशों के बदले 1 अंश दिया गया है 90 रुपये वाला। तो एस लिमिटेड के 12,000 इक्विटी शेयर हैं, उसमें से 100 विरोधी हैं, तो पीछे बचे कितने? 11,900। 2 पे 1 देना है तो 11,900 पे कितना होगा? तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू बराबर 12,000 माइनस 100, दोनों ब्रैकेट में कर देना, ब्रैकेट 12,000 माइनस 100 ब्रैकेट बंद अपॉन 2, क्यों 2 पे 1 देना है तो मैं सीधा ही करूं 11,900 इंटू 1/2 या सीधा ही 2 करूं, एक ही बात है। और इंटू कर लो 90, क्यों 90 रुपये पे ऐड हैं ये। तो आपके ये आ गया 5,35,500। 5,35,500। उसके बाद एंट्रीज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन एस लिमिटेड की भइयों में जर्नल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्यों सारी संपत्ति सारे दायित्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं जो बैलेंस शीट में दिए हुए। अब सबसे पहले देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिख दीजिए, जोड़ करके देखेंगे। टू लैंड एंड बिल्डिंग लिखो 1,80,000, टू प्लांट एंड मशीनरी लिखो 1 लाख, टू फर्नीचर लिखो 25,000, टू स्टॉक लिखो 2,50,000, टू डेटर्स लिखो 2,90,000 और
टू बैंक लिखो 15,000, क्योंकि यहाँ लिखा है हस्तांतरित कंपनी ने हस्तांतरण कंपनी के 10,000 रुपये की समापन लागत की राशि का प्रावधान, और यदि कोई विरोधी अंशदारी हो तो उनके अतिरिक्त समस्त दायित्व एवं संपत्तियां ले ली। तो संपत्तियों में 10,000 रुपये समापन लागत के प्रावधान की राशि उसके पास होगी, तो 15,000 ले लिया अपन ने, इसलिए 15,000 लिख दी। इन सब की जोड़ करोगे तो आएगी 8,60,000। तो एंट्री हमारी बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,60,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000, टू फर्नीचर 25,000, टू स्टॉक 250, टू डेटर्स 290, क्योंकि प्रोविजन लेस है, प्रोविजन नीचे डेबिट होगा लाइबिलिटी के साथ, और टू बैंक 15,000 बीइंग अबव एसेट्स ट्रांसफर्ड, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, खाते बंद हो गए। अब लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने की एंट्री क्रेडिटर हैं, तो लिखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 75,000, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 10,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट जोड़ कर लो 85,000, बीइंग अबव लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड। जैसे ये दो एंट्रियां पूरी हुई, तीसरी एंट्री होगी जो परचेज कंसिडरेशन निर्धारित किया उसके लिए परचेज कंसिडरेशन लेना ड्यू हो गया, तो उसके लिए एंट्री करो आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। आर लिमिटेड कौन है? ट्रांसफरी कंपनी, उससे लेना है अपने को, तो आर लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,35,500 बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। तो मैंने आपको कहा था परचेज कंसिडरेशन निकाल बिना अकाउंटिंग आगे रुक जाएगी आपकी, तो ये निकाल लिया तो ये एंट्री हो गई। अब देखिए समापन की लागत लगी है 3,000, एंट्री कर दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000 बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद आपको कहा गया है कि भुगतान हुआ है 100 शेयर्स को 70 रुपए के भाव से डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, तो एंट्री कर लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों कैपिटल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? डिसेंटेंट शेयर होल्डर अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 100 अंशों की होती है पूंजी, 50 रुपये पेड है, तो 100 इंटू 50 5,000, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। अब इनको पेमेंट करना है 70 रुपये से, तो 70 इंटू 100 हो जाते हैं 7,000, तो 5,000 तो कैपिटल के हैं, तो 2,000 आपके कम पड़ गए। तो वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट से लेने पड़ेंगे, तो एंट्री करो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000, और टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स अकाउंट जोड़ कर दो 7,000, टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स अकाउंट 7,000 बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स। वापस सुनिए ध्यान से, जो विरोधी अंशधारी है उनकी पूंजी कितनी है? 100 इंटू 50 5,000, देने पड़ रहे हैं 100 इंटू 70 7,000, तो 5,000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गई इनकी, और जो ज्यादा देने पड़ रहे हैं 20 रुपये पर शेयर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया 2,000, और टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर हो गया 7,000। अब इनको भुगतान कर दो, तो डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,000 बीइंग पेड टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स। अब देखिए आपके रियलाइजेशन का लॉस कितना होगा वो ट्रांसफर करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो सबसे पहला काम है, एंट्री अपन बाद में करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बना के देखना पड़ेगा, तो एक अलग पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000, टू फर्नीचर 25,000, टू स्टॉक 2,50,000, टू डेटर्स 2,90,000, और टू बैंक 15,000। ये पहली एंट्री से आए, पहली एंट्री की पोस्टिंग आ गई। अब दूसरी एंट्री की पोस्टिंग करिए। बाई क्रेडिटर्स 75,000, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000। अब तीसरी एंट्री की पोस्टिंग करिए। बाई आर लिमिटेड 5,00,000
35,500 ये हो गया। अब एक एंट्री और कर दीजिए, चौथी एंट्री है उसकी पोस्टिंग करिए। तो टू बैंक 3,000 और लास्ट एक और एंट्री कर लीजिए, टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर 2,000। ये लास्ट एंट्री की पोस्टिंग आ गई। अब डेबिट साइड की जोड़ लगाओगे तो जोड़ लगाइए, आ रही है 8,65,000। 8,65,000। राइट हैंड साइड की जोड़ लगाइए तो आ रही है 6,20,500। 6,20,500। तो अंतर आया 2,44,500। ये लिख दीजिए बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये क्या हुआ? लॉस हुआ, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। जर्नल एंट्री कीजिए जहाँ अपन ने रोका है जर्नल एंट्री को, वहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों? पहले अपने को क्या पता लाभ होगा खानी। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड 2,44,500। ये खाता बनाने से ही ज्ञात होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब देखिए एक खाता अपने को और बनाना पड़ेगा, वो होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। वो बना लें, फिर लास्ट की 2-3 एंट्री जो और है वो करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाइए, उसमें 3 चीजें ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड में। क्या क्या? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, एक रिजर्व होगा, एक P&L होगा। क्योंकि बैलेंस शीट में 3 आइटम दिए हुए हैं जो संबंध रखना है इक्विटी शेयर होल्डर से। तो एंट्री कर लीजिए, जर्नल एंट्री कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कीजिए 5,95,000, क्योंकि 6 लाख है, 5,000 पहले ही आप डेबिट कर चुके हो डिसेंटेंट वाले में, 5,95,000। रिजर्व अकाउंट पूरा ही डेबिट कर दीजिए 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दीजिए 65,000। जोड़ इनके हो जाएगी 7,80,000। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा 7,80,000 बीइंग कैपिटल एंड रिटेन प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। अब देखिए अगली एंट्री करने के पहले शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट में वो पोस्टिंग कर दीजिए जो इस एंट्री के पहले अपन ने की थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू रियलाइजेशन। 2,44,500 जो लॉस आया था, तो इक्विटी शेयर होल्डर में लिख दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,44,500। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, एग्जैक्ट वही आएगा जो परचेज कंसिडरेशन था, जो आपको शेयर्स मिलेंगे। तो अब एंट्रीज कर लीजिए, अभी पोस्टिंग आ जाएगी उसकी। इसमें शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड डेबिट टू आर लिमिटेड। देखो पीसी कितना है, हमने तीसरी एंट्री में 5,35,500 और उसके शेयर आपको मिल रहे हैं 90 रुपये पेड। तो शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू आर लिमिटेड, शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू आर लिमिटेड 5,35,500 बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब ये जो शेयर्स आ गए आर लिमिटेड के, अपन डेबिट किया था, आ गए उसके शेयर्स, ये किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को। तो एंट्री कर लीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड 5,35,500 बीइंग शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर में लिख दीजिए डेबिट साइड में टू शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड 5,35,500, ये जोड़ें मिल जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट की।
तो ये आपके अकाउंटिंग हो गई ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में, अर्थात इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, जर्नल ऑफ एस लिमिटेड बन गई। अब अपन एक क्रेता का मतलब आर लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज कर लेते हैं, ताकि दोनों ही साथ में हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री कीजिए जर्नल ऑफ आर लिमिटेड में। सबसे पहले एंट्री होगी बिजनेस परचेज की, अर्थात पीसी ड्यू होने की। तो व्यापार कर की पहली एंट्री हो गई बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड 5,35,500 बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब जो भी संपत्तियां हमने ली हैं, जो भी दायित्व हमने लिए हैं, उसकी एंट्री होगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,80,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,00,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 25,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,50,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,90,000, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000। ये सारी संपत्तियां हो गई। लेनदार लिए 75,000 में, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 75,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 का था, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 10,000, टू बिजनेस परचेज कर लो 5,35,500। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे जो नेटवर्थ है, जो संपत्तियां हमने लिए वो 8,60,000 की है, दायित्व है वो 85,000 के हैं, तो 7,75,000 की हमने नेट वर्थ ली है, उसके बदले चुकाए हैं 5,35,500। तो जो 7,75 और 5,35,500 का डिफरेंस बना, वो 2,39,500 है। वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व लिख लो 2,39,500, 2,39,500 कैपिटल रिजर्व बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ संपत्तियां कितने में ली, दिया हुआ नहीं है। तो जब तक प्रश्न में कोई सूचना नहीं हो, बुक वैल्यू पर ही ली हुई मानी जाती है एसेट्स और लायबिलिटीज। अब इसका आप चाहें तो वर्किंग नोट बना लें, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ का। पीसी तो आपने बना ही लिया, तो नेटवर्थ का बनाओगे तो कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ बना लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन में लैंड एंड बिल्डिंग 180 हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 हो जाएगा, फर्नीचर 25,000 हो जाएगा, स्टॉक 2,50,000 हो जाएगा, डेटर्स 2,90,000 हो जाएगा, बैंक 15,000। ये जोड़ कर लो, ये जोड़ आ जाएगी आपकी 8,60,000। उसमें से लेस कर लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन में, क्रेडिटर्स 75,000, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 10,000। तो इनका अंतर आ जाएगा 7,75,000, 7,75,000। अब देखो अगला वर्किंग नोट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। तो आपको बताया हुआ है कि गुडविल कब होती है, पीसी ज्यादा हो और नेटवर्थ कम हो तो गुडविल होती है। और कैपिटल रिजर्व कब होता है, जब नेटवर्थ ज्यादा हो और पीसी कम हो। तो यहाँ नेटवर्थ है 7,75,000 और पीसी है 5,35,500। तो लिख दो कैपिटल रिजर्व बराबर नेटवर्थ माइनस पीसी परचेज कंसिडरेशन बराबर 7,75,000 माइनस 5,35,500 बराबर 2,39,500। ये भी निकल गया आपका। ये अपन सीधा एंट्री में भी निकाल सकते हैं, पर मैंने वर्किंग नोट आपको नोट करा दिया ताकि समझने में आसानी। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, जर्नल एंट्री का नरेशन लिख लिया। अब लास्ट एंट्री इसकी हो जाएगी लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो अपन ने इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू की है उसकी एंट्री हो जाएगी बीइंग शेयर्स इश्यूड अगेंस्ट पीसी 5,35,500। इसके साथ ये प्रश्न पूरा हो गया।
अब अपन डिस्कस करेंगे आपसे ऋण इंटर कंपनी ओविंग।